बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फीड बाय अहमद नदीम कासमी, पाकिस्तानी पोइट हैं, उर्दू पोइट हैं, और ये इंग्लिश जो है ना, ये ट्रांसलेशन है, असल में उर्दू में है ये द फीड। बगैर टाइम वेस्ट किए आइए इस पोम का एनालिसिस करते हैं। होल्डिंग, अब गौर कीजिए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हुआ है। यानी ये चीज होल्डिंग थामे हो, यानी कंटिन्यूटी को ये बता रहा है। ग्रेन, एक ग्रेन है जी, जेन में रखिएगा। उसने नंबर भी बता दिया है, बेसिकली ये यूज किया उसने इनडेफिनेट आर्टिकल, तो ये उसके नंबर्स के ऊपर बात की है। ग्रेन ऑफ मिलेट, मिलेट बाजरे को कहते हैं, इन हर बीक। गौर करना है आपको कि वो देखिए हर जो है, ये पता चल गया कि करेक्टर होल्ड किसने किया हुआ है, ये कोई फीमेल है, उसने होल्ड किया अपनी बीक में, तो ये बर्ड फैमिली से, ये फीमेल किससे, बर्ड फैमिली से। रन ऑन लाइन है जी, आइडिया नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। अब फिर देखिए कहते हैं कि होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, ओ लुक, ओ का साउंड जो है ना, ये रेपिटेशन ओवल की, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एजोनेंस, रेपिटेशन ओवल साउंड, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। उसके बाद अगर देखें ल का, मिलेट और होल, ये कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन है, लेकिन ये इनिशियल नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस कहेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में आइए, द मदर स्पैरो, ले जी पता चल गया है कि चिड़िया माँ, मदर। अब मदर का वर्ड जो है ना, वो बता के अपग्रेड कर रहा है मदर के करेक्टर को। लेकिन सोचने की बात है कि अब्बा कहां पे, वेयर इज फादर, वेयर इज फादर। तो ये बहुत सी सोसाइटीज में, और पर्टिकुलरली ये वेस्टर्न सोसाइटी में ये इस तरह का होता है, या फिर बहुत ही रिमोट एरियाज होते हैं, वहां पर ये सीन होता है कि माँ की जिम्मेदारी होती है कि वही सारे घर को भी, इंटरनल मैटर्स को भी वो देखती है, और एक्सटर्नल मैटर्स को भी, जो अर्निंग के उनको भी देखती है। द मदर स्पैरो हैज कम टू फीड, वो खिलाने आई है, यानी किसको खिलाने आई है, वन ग्रेन, बच्चा होगा कोई उसका, फीड करने आई है उसको एक दाना, इसका मिलेट का। और मिलेट का दाना जो होता है वो स्मॉल होता है, पहले ही स्मॉल है, और उसका भी एक ग्रेन है, ठीक है। मदर स्पैरो हैज कम टू फीड। नेक्स्ट है द यंग वंस, जी ये उसके किड्स हैं जिनकी वो केयर करने लगी है। द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल, ये उनके साइज की बात की जा रही है। गौर करेंगे तो पता चलेगा, देखिए ग्रेन जो है स्मॉल है, उसके बाद मिलेट का वर्ड, ये भी स्मॉलनेस को शो कर रहा है। उसके बाद टाइनी यंग किड्स जो है, यंग वंस, ये भी स्मॉल को शो कर रहा है। फिर जो है टाइनी, ये भी स्मॉल को शो कर रहा है, और आगे वर्ड खुद ही स्मॉल आ गया। तो आप गौर कीजिए कि छोटी छोटी चीज़ों को ये चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं। ये शायद पोइट कुछ बताना चाह रहा है यहाँ पर, वो देखते हैं क्या बताना चाह रहा है। सो स्मॉल, the young ones are so tiny and small. Look here, this is sir and this is sir. Repetition of consonant sound is alliteration initial. Initial अगर repetition हो ना consonant sound की, तो वो alliteration होती है। अगर खुसूसन s की हो तो वो cb लेंस होती है, cb लेंस होती है। ओके, फिर अननोन लाइन है, enjambment है। It's a very simple poem. The more the language is simple, the more the idea is difficult. जितनी कोई फॉर्म जो है ना वो सिंपल होती है ना, उतना आइडिया उसका डिफिकल्ट होता है और डिफिकल्ट टू हैंडल होता है। अब देखिए, फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, हेड टू टो यानी सर से पांव तक, सर तपा, कंप्लीटली दे आर बीक्स। दे आर बीक्स क्या मतलब, ये है कि उनको सिर्फ और सिर्फ हंगर से मतलब है। आपने देखा होगा नेस्ट के अंदर बच्चों को, परिंदे के बच्चों को, तो जब चिड़िया वहां जो आती है दाना खिलाने, वो किस तरीके से मुंह खोल लेते हैं, उनको चाहे नजर नहीं आ रहा, वो जज कर लेते हैं, वो सेंस कर लेते हैं, और बस चूंचे ही चूंचे नजर आ रही होती है। इट इज द काइंड ऑफ प्रे। इस तरह हम दुआ में इस तरह करके हाथ उठाते हैं, और वो भी चूंचे भी कुछ इस तरह उसकी, उनकी बीक्स बनी होती हैं। व्हेन दे क्राई, जब वो रोते हैं, तो जो बच्चे हैं वो रोते सिर्फ किसके लिए, फूड के लिए। तो चिड़िया माँ जो है वो उन्हें खिलाने आई है, उसकी जिम्मेदारी डेफिनेटली यहाँ पर।
हैरत की बात यह है कि यंग वंस ये मोर देन वन किड्स है, मोर देन वन है, एक से ज्यादा ही है। वन ग्रेन किस तरह आएगा, आ ग्रेन किस तरीके से उनको फिट होएगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। व्हेन दे क्राई, जब वो रोते हैं चिल्लाते हैं। वन ग्रेन, यस वन ग्रेन, एक दाना है। टू बी फेड, जो खिलाया जाना, दिस इज पैसिव स्ट्रक्चर, इन्फिनिटिव पैसिव है। और टू द 10 यंग वंस, लो जी बच्चे 10 हैं, 10 चिल्ड्रन है जी, उनको एक दाना खिलाना है। सो इट्स इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। वन ग्रेन, और वो भी किसका? मिलेट का, बाजरे का। वो किसको फीड करना है? 10 किड्स को। इज इट पॉसिबल? ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। क्या उसको तोड़ेगी वो? तो मैं समझता हूँ कि वो खुद ही पहले एक छोटा सा बीज है, या छोटा सा एक सीड है, कुछ भी वो ग्रेन है। उसको किस तरीके से, मतलब अगर उसको तोड़ भी ले और 10 को खिला भी दे तो क्या उनकी भूख मिटेगी? नहीं। तो यहाँ पर इस स्टैंजा के अंदर शॉर्टेज ऑफ फूड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर की बात की जा रही है। ये हम लिखते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर, या फिर बात की जा रही है शॉर्टेज ऑफ फूड की, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी एक किस्म का फेमिन, या आप कह सकते हैं ये जो फीमेल है वो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी है। तो ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म किसी हद तक ये लग सकता है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। आप ये ना कहिएगा कि ये कितनी बड़ी थीरी लगाई जा रही है यहाँ पर, ऐसा हरगिज नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन अल्फाज के, इन टर्मिनोलॉजीज का। देखिए मैं बारहा ही बात कर चुका हूँ कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो फर्स्ट ईयर को ये पेपर में आता है, बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर। मेरा जो पहला पर्पस है, मेरी जितनी भी वीडियोस अपलोड की उनमें पहला पर्पस यही था कि आपको सबसे पहले जो पोम है उसके स्ट्रक्चर की, इंग्लिश पोइट्री के स्ट्रक्चर की, उसकी एक बनावट का पता चले, उसकी अंडरलाइन मीनिंग, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन किस तरीके से करते हैं, उसका क्रिटिसिज्म किस तरीके से करते हैं। आप किसी चीज़ को अगर समझना है तो उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हो, तो पहले समझने के लिए उनको तोड़ना पड़ता है। तो आप अच्छे से समझ लेते हो कि एक एक लफ्ज़, एक एक लाइन के अंदर क्या क्या मीनिंग और क्या क्या हिकमत छुपी हुई है। तो मैं समझता हूँ आपको मज़ा आता है, और फिर जब आप इंजॉय करते हो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए और फिर आप बेशुमार लिखते हो, लिखना तो मैटर नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, शायद मैं इससे भी बड़े एक जिसे कह सकते हैं मकसद के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लिटरेचर को बहुत अच्छे से समझ कर दुनिया का मुकाबला कर सको, और पाकिस्तान का जो नाम है उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सको। कि देखो जी हमारे पास भी पंडित मौजूद हैं, लिटरेरी पंडित, गुरु मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, और ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में बैठ के इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, द फीड, अहमद नदीम कासमी। दिस इज सेकंड स्टैंजा। पहले स्टैंजा में हमने थोड़ा सा उसका एवेल्युएशन किया और मैसेज परखने की कोशिश की, लेकिन जो ये वाला स्टैंजा है ये हमें ओवरऑल पोम का जो थीम है और जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है ये बताएगी। देखिए जो पोम है ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन से ये शुरू हो रही है। ऐसा क्वेश्चन जिसका सोसाइटी के पास जवाब ही नहीं है, किसी फर्द के पास जवाब नहीं है, मुआशरे के पास जवाब नहीं है, कैपिटलिस्ट के पास जवाब नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जवाब नहीं है, जो ये ज़मीनों के जो सरमायादार जागीरदार लोग हैं उनके पास भी जवाब नहीं है। क्या है सवाल? टू whom द मदर स्पैरो शुड फीड, किसको खिलाए माँ, चिड़िया माँ, दाना। दाना सिचुएशन क्या थी कि एक ग्रेन था, फर्ज करना एक रोटी थी, और उसके बदले में उसके पास 10 बच्चे हैं उसके, 10 यंग वंस। इट मीन्स दैट शॉर्टेज ऑफ फूड। तो ये लाइन जो है ना शो कर रही है शॉर्टेज ऑफ फूड को, शॉर्टेज ऑफ फूड, एक किस्म के फेमन सिचुएशन है, ये कहत की सूरत हाल है। तो टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड। नेक्स्ट लाइन में गौर करें तो कंजाइनिंग बीक विद बीक, जो बीक वर्ड है उसकी रिपीटिशन हुई है, ये 2 दफ़ा तो ये है, एक दफ़ा फर्स्ट स्टैंजा में भी थी। तो ये एनाफोरिक वर्ड है, रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड इन अगेन एंड अगेन इन द पोएम, एनाफोरिक वर्ड है। और यहाँ पर ये रन ऑन लाइन है, रन ऑन लाइन। बेसिकली द आइडिया इज शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट लाइन। एक और चीज गौर करें, द लेंथ ऑफ द सेकेंड लाइन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन और दूसरी लाइन जो है टोटली मैच नहीं, मिसमैच है लेंथ के हिसाब से।
तो कहते हैं कि कंजाइनिंग किए हुए है, जॉइनिंग है कनेक्टेड वीक से, मतलब इतनी ज्यादा कमी है खुराक की कि वो एक दूसरे से खींचातानी नहीं कर रहे हैं। मतलब कि शायद एक नवाला कोई लेता है तो उसके नवाले को भी वो लोग, वो बच्चे जो है वो गिनते हैं और खाने की उसी अपने भाई बहन से खाने की कोशिश करते हैं। तो इट इज समथिंग दैट इज द लैक ऑफ फूड, द सिचुएशन बेसिकली। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए जरा, कंजाइनिंग बीक विद होम शी शुड सॉलिस। यहाँ पर देखिए जरा, रिपीटिशन ऑफ श साउंड, इनिशियल श साउंड। तो ये हमारे पास होगी एलिट्रेशन, एलिट्रेशन ऑफ श साउंड। विद होम, तो यहां पर होम, होम दैट इज ऑब्जेक्टिव केस है हु का। इवन के हु जो है यहां पर उसके 10 बच्चों में जो 10 यंग वंस हैं, उसमें पूछ रही है या वो शायर पूछ रहा है कि किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है, क्या छोटे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या बड़े को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये कोई पता नहीं। आप गौर कीजिए कि ये भी इंट्रोगेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, अ काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सेम ये भी। तो इसका मतलब बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, अब यहां पर जो फिजरिंग द एटम, ये वाला जो फिजरिंग है ये साइंटिफिक प्रोसेस है एटॉमिक साइंस का, जिसमें स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कह लें या फिर क्रैकिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस को क्रैक किया जाता है और इस प्रोसेस से होता क्या है, इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है और बेशुमार एनर्जी रिलीज होती है। मैं इसको एक शेर है, शायद मैं उसको वैसे इकबाल की तरफ रेफर करता हूँ, लेकिन अल्लाह जाने किसने ये किया। अगर आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे तो कर दी। देखिए, लहू खुर्शीद सा टपके अगर जर्रे का दिल चीरे। मतलब लहू यहां पर एनर्जी है, खुर्शीद सन है, जर्रा यहां पर जो है वो एटम है, और दिल यहां पर न्यूक्लियस है। तो मेरे ख्याल में इल्लामा इकबाल ने पहले एटॉमिक थ्योरी जो है ना वो दे दी थी आइंस्टाइन से पहले शायद। अच्छा, तो यहां देखिए फिजरिंग द एटम। तो फिजरिंग असल में क्या है, दैट इज क्रैकिंग द एटम। एटम यू नो दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तुमने एटम को तोड़ के, यानी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ के क्या सीखा है, यू हैव लर्नड। तो आप गौर कीजिए, दैट इज द सेकंड पर्सन। नॉर्मली सेकंड पर्सन जो है वो मुखातिब नहीं होता, तो यहां पर शायर ने सेकंड पर्सन जो है उसे मुखातिब के यू। तो जितने भी रीडर हैं इसके, या सेकंड पर्सन जितने भी लोग हैं, उसको खुद को निकाल के तो वो मुखातिब कहते हैं यू हैव लर्न, तुम सीख चुके हो, तुमने सीखा है। टू वीप एंड वेल, वीप एंड वेल। लुक, दिस इज द एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ व साउंड, वो साउंड है, एलिट्रेशन है। वेल करना सीखा है, मातम करना सीखा है, ऊंची आवाज में करना सीखा है, लाउड टोन। लाउड टोन जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, जिसमें शिद्दत है, ऊंची आवाज। तो यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल। क्या सीखा, किससे सीखा, दिस इज द कॉज, ये असल में कॉज है। और ये जो लाइन है दैट इज द इफेक्ट ऑफ अबव कॉज। तो नीचे पे देखिए, स्प्लिटिंग द ग्रेन, सेम क्रैकिंग, क्रैक करके, तोड़ के, किसको, ग्रेन को। तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ फूड है, ऑफ फूड। ऊपर क्या हुआ, ऊपर तोड़ा किसको, एटम को। तो रोना सीखा, यानी लोग मरे, उससे नुकसान हुआ। लेकिन यही अगर करते, स्प्लिट करते तुम ग्रेन को, तो ग्रेन को स्प्लिट करके तुम उसको बोते, तो उससे जो खुराक और अनाज इस तरह निकलता, तो उससे क्या फर्क पड़ता, यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट। तो तुम इस काबिल हो जाते कि सेट लाइफ कर देते, यानी सर्वाइवल का
समान कर लेते ऑन फुट। मतलब ये देखिए, ये वाला यू हैव लर्न टू लुक दिस वन एंड दिस वन, यू हैव लर्न टू, दिस इज एनाफोरिक फ्रेज। ये एनाफोरिक फ्रेज है, रिपीटिशन है ना वर्ड्स की। तो सप्लिटिंग द ग्रेन, ऊपर ऊपर कॉन्सेप्ट था फिजरिंग द एटम, नीचे था सप्लिटिंग द ग्रेन। ये असल में एग्रीकल्चर की बात कर रहा है या वेजिटेशन की बात कर रहा है, कल्टीवेशन की बात कर रहा है। तुम अगर अनाज को बांटते, अनाज को तोड़ते, अनाज को करते इस तरह, तो तुम जिंदगी को उसके कदमों पे जरूर चलाते। तो गौर करने से ये देखिए लर्न टू, इसको अ काइंड ऑफ टंग ट्विस्टर कह सकते हैं, क्योंकि लर्न जो है ट से खत्म हो रहा है और नेक्स्ट वर्ड जो भी है वो भी ट से शुरू हो रहा है। तो एक तो ये चीज होगी, दूसरा कॉन्सोनेंस है लर्नड सेट फुट। तो देखिए गौर कीजिए, ट साउंड, रिपीटिशन ऑफ ट साउंड बट नॉट इनिशियल। तो ये चीज क्या है, ये कॉन्सोनेंस है। तुमने क्या सीखा है, तुम सीखते अगर तुम सप्लिट करते ग्रेन को, क्या जिंदगी को उसके पाँव पे। नेक्स्ट है कुड यू सप्लिट द ग्रेन, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, कुड यू सप्लिट द ग्रेन। डेफिनेटली पोइट को पता है कि सप्लिट नहीं हुआ, स्प्लिट द ग्रेन। यहां पर अगेन ग्रेन जो है ये एनाफोरिक वर्ड है, अगेन एंड अगेन रिपीटिशन होती ही उन अल्फाज की है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जिनका ताल्लुक जो है वो उसके थीम के साथ हो, एनाफोरिक वर्ड है। कुड यू सप्लिट, क्या तुमने तोड़ा है किसको, दाने को, डेफिनेटली हरगिज नहीं तोड़ा। तो वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, वन ग्रेन अगेन। और वही क्वेश्चन जो फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट लाइन थी, ये देखिए सेम लाइन रिपीट हुई है। जो सेम लाइन रिपीटिशन है वो मोटिव कहलाता है, ये मोटिव ऑफ द पोएम है। अगेन वही क्वेश्चन के वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, वही खुराक जो है वो शॉर्ट है और उसके मद्दे मुकाबिल जो पॉपुलेशन है वो एक्सीड कर रही है। सेम कॉन्सेप्ट है, वन ग्रेन टू बी फेड, एक दाना खिलाया जाना है किसको, टू द 10 यंग वंस, 10 बच्चों को। तो वही क्वेश्चन कि एक दाना या एक रोटी किस तरह मुमकिन है कि वो तमाम का पेट भरे, ये इम्पॉसिबल चीज है। ये फिर वही बात कि शॉर्टेज ऑफ फूड की बात है। इस तरह एक शेर है जिसको मैं कहता हूँ कि ये पोइम के ऊपर बहुत ज्यादा फिट हो रहा है कि गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब, बेटी मगर फकीर की पाकों से मर गई। यानी ये एक तमाचा है, एक क्रिटिसिज्म है उन जहीरा अंदोजों के खिलाफ भी, उन जहीरा अंदोजों को भी वो मुतनब्बा कर रहा है, आगाह कर रहा है कि शर्म करो थोड़ी, कि तुम्हारी गंदम जो है, तुम्हारा अनाज जो है वो गोडैम्स में पड़ा हुआ, वेयर हाउसेज में पड़ा हुआ खराब हो रहा है और लोग भूखे मर रहे हैं, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। तो ये जितने भी कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड हैं, ये उनसे मुखातिब है, रूलर्स हो गए, जो हमारे जजेस हैं या जो सोसाइटी का एलीट तबका है, मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत ही एक डीप मैसेज है। इन शॉर्ट के कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका मज़मून है कि जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या चीज़ जहन्नम में लाई, तो वो ये कहेंगे कि हम फ़कीरों को खाना नहीं खिलाते थे और नमाजियों में शामिल नहीं होते थे और बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और उसे आखिरत को जुटलाते थे, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। तो इन शॉर्ट के ये ना सिर्फ इस दुनिया की बर्बादी है बल्कि आखिरत की भी बर्बादी है। हमें ये चाहिए कि हम इर्द गिर्द अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें और उनकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखें और जहाँ तक हो सके हम उनको पूरा करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा सका हूँ, समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।